स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है आयुर्वेद या फिर आयुर्वेद एजुकेशन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था हिंदू में, व्हाट एल्स द करंट अप्रोच टू आयुर्वेदा और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द करंट अप्रोच टू आयुर्वेदा। इस आर्टिकल को लिखा है GL कृष्णा ने, जो खुद एक आयुर्वेद फिजिशियन है, हु हाईलाइट्स सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विद आयुर्वेद एजुकेशन। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं, तो दिस इटसेल्फ इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर यू। एक सवाल ही बनता है कि व्हाट एल्स द करंट अप्रोच टू आयुर्वेदा, और क्या बदलाव लाने की जरूरत है, किस तरह के रिफॉर्म्स हम लोग ला सकते हैं, कैसे हम लोग आयुर्वेद और मॉडर्न एजुकेशन को एक साथ में ला सकते हैं टू रिड ऑफ द ह्यूमन सफरिंग, राइट। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में आपको इस सवाल के प्रति काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी। टू गेट टू नो दैट, स्टे विथ मी ऑन स्टडी IQ टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पे हैं। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का लाइव फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। 11 जुलाई 2022 को पहला ओरिएंटेशन क्लास हुआ। कुछ ही क्लासेस हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो रिमेंबर द डेट 20 जुलाई। हमारी फाउंडेशन लाइव फाउंडेशन बैच मॉर्निंग बैच जो है उसकी नई एडमिशंस क्लोज हो रही है 20 जुलाई 2022 तक। सो देर मत कीजिएगा, उस तारीख से पहले ही एनरोल कीजिएगा। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन आप तक लाए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ये पूरा कोर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एंड मेंस का कोर्स आपको मिलेगा केवल 18,999 रुपीज में। आपको केवल एक काम करना है, यू हैव टू यूज द फैकल्टी कोड राहुल लाइव RAHULLIVE विदाउट एनी स्पेसेस। आपको ये कंप्लीट कोर्स मिलेगा फॉर 18,999 ओनली। आपको इसी कोर्स में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होगी, यानी कि यू आर नॉट सपोज टू बाय सेपरेट टेस्ट सीरीज, इसी में टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स इज आल्सो इंक्लूडेड। इसके अलावा आप जानते हैं कि फाउंडेशन बैच हमारा जो है इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर जनरल स्टडीज प्रिपरेशन नीड्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। यहाँ पे आपकी 10 महीनों का शेड्यूल बना हुआ है। 10 महीनों में आपको 900 घंटों से भी ज्यादा लाइव टीचिंग कराई जाएगी बाय आवर फैकल्टी। इसके अलावा आपको क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको करंट अफेयर्स प्रोग्राम का भी एक्सेस मिलेगा, सक्सेस इन प्रीलिम प्रोग्राम का भी एक्सेस मिलेगा। हर मॉड्यूल के बाद MCQ सॉल्व करा दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करा दिए जाएंगे। हर मॉड्यूल के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। One of the main features of our program is one-to-one mentorship and the group mentorship। अगर आपके कोई भी डाउट हो, एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, आप डायरेक्टली मेंटर के साथ बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज्ञानवाणी सेशंस भी चलते हैं, जहाँ पे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। हमारा जो इवनिंग बैच है, इवनिंग बैच के स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुके हैं विद रिटायर्ड IAS ऑफिसर अनिल स्वरूप सर। तो आप भी ये चीजें कर सकते हो, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू। तो देर किस बात की है, जल्द से जल्द आप इस कोर्स के लिए एनरोल कीजिएगा। रिमेंबर 20 जुलाई तक एडमिशंस आर ओपन। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशनल मेडिकल साइंस है। ये कहा जाता है कि आयुर्वेद ओरिजिनेटेड थ्रू लॉर्ड धन्वंतरी, यानी कि यहाँ पे एक मिथिकल हिस्ट्री भी है आयुर्वेद की। कहा जाता है कि आयुर्वेद का ओरिजिनेटर वो लॉर्ड धन्वंतरी, और धन्वंतरी को नॉलेज किसने दी थी? लॉर्ड ब्रह्मा ने दी थी। तो एक एंशिएंट ओरिजिन है, एक मिथिकल ओरिजिन है आयुर्वेद का। धन्वंतरी से ये जो नॉलेज है आयुर्वेद की, इट हैज बीन पास्ड ऑन थ्रू एजेस, यानी कि कई सालों से, कई दशकों से, कई सदियों से ये जो नॉलेज है आयुर्वेद की, ये पास ऑन हो रही है फ्रॉम सेजेस, ऋषिज, मुनीज, गुरुज जो थे उन्होंने अपने शिष्यों को दी, और ये नॉलेज अभी भी कंटिन्यूएशन हो रही है। आयुर्वेद है क्या? आयुर्वेद है नॉलेज और लर्निंग अबाउट लाइफ। आयु मतलब लाइफ, आपका आयुष। तो लाइफ के बारे में ये स्टडी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आयुर्वेद इज अ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिकल साइंस, और इसकी बेसिस क्या है? इसकी बेसिस है लॉर्ड धन्वंतरी की आइडियाज, अलग अलग थेरीज, अलग अलग ट्रीटीज हमें मिलते हैं, कई सारे हिस्टोरिकल एंशिएंट वर्क्स है, जैसे कि सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, जो इस पूरे आयुर्वेद साइंस का बेस बनते हैं, राइट। तो एक तरफ है आयुर्वेद और दूसरी तरफ है मॉडर्न मेडिकल साइंस या फिर मॉडर्न मेडिसिन, और इन दोनों के बीच हमेशा डिबेट चलता आता है।
राइट। स्पेशली मॉडर्न मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर प्रैक्टिशनर्स हैं वो सवाल उठाते हैं आयुर्वेद के ऊपर, आयुर्वेद की जो एफिकेसी है उसके ऊपर, एंड वाइस वर्सा इज वेरी ट्रू। अब ये क्यों होता है? व्हाई डू वी सी दिस आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी डिबेट कंटिन्यूअसली? इसका रूट है स्पेकुलेशन वर्सेस एविडेंस फैक्ट। क्योंकि देखिए स्पेकुलेशन या फिर मैं कहूँगा जो थेरीज है आयुर्वेद की, वहाँ पे हम लोग बहुत बार श्लोक्स के ऊपर रिलाई करते हैं, बहुत बार हर्ब्स के ऊपर रिलाई करते हैं। यानी कि समझ लीजिए एक इंसान को फीवर है और वो इंसान हिमालय में है, तो हिमालय में वहाँ पे एक सेज मिला, उस सेज ने देखा कि भाई पेशेंट को फीवर है, तो सेज ने क्या किया, गुरुजी ने क्या किया कि कुछ पेड़ से पत्ते निकाले, उन्होंने पत्तों का एक रस बनाया और उस पेशेंट को दिया और उस पेशेंट का फीवर कम हो गया, राइट। अब यहाँ पे आयुर्वेद का बिलीफ सिस्टम क्या हुआ, इट इज द प्लांट और द herbs फ्रॉम द प्लांट दैट आर ट्रीटिंग। अब यहाँ पे आई एम नोटिंग द टर्म herbs, यानी कि अलग अलग वेरिएंट्स यहाँ पे मिलकर काम कर रहे हैं जिससे कि फीवर कम हो। अब एलोपैथी का जो अप्रोच रहा है, इट इज बेस्ड ऑन एविडेंस या फैक्ट्स। कैसे? अब किसी पेशेंट को फीवर है, उन्होंने सिंपली बोल दिया कि भाई आप पैरासीटामोल ले लो, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च हुई है। अब इन हर्ब्स में भी आपको पैरासीटामोल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पैरासीटामोल के अलावा भी कई दूसरे केमिकल्स भी आपको मिलेंगे और ये एनालिसिस आयुर्वेद में नहीं हुई है। दैट्स द मेन प्रॉब्लम फॉर दिस पर्टिकुलर डिबेट। और इसके अलावा एक और इशू भी है, एक और इशू है आयुर्वेद का उसके स्पेकुलेशन से जुड़ा हुआ, उसकी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया आयुर्वेद की जो एपिस्टेमोलॉजी है, इट इज कनेक्टेड टू मैथोलॉजी, कि धन्वंतरी भगवान से आई है, धन्वंतरी भगवान को ब्रह्मा ने दिया, उसके बाद ऋषिस ने, सेजस ने इसको पास ऑन किया, तो ये इसको एक इनफैलिबिलिटी मिल जाती है, या फिर एंशिएंट टेक्स्ट वो इनफैलिबल है, इस तरह की समझ आती कि आपको यहाँ पे डिवाइन मेडिकल साइंस है, कुछ इस तरह की बिलीफ भी आती है। और ये बिलीफ काफ़ी स्ट्रेंथन भी हो जाती है बिकॉज ऑफ मेनी पीपल इन्वॉल्व हियर। क्योंकि देखिए एलोपैथी में MBBS करके आप डिग्री लेकर आप एक प्रैक्टिशनर बन जाते हो, यहाँ पे आयुर्वेद में आपको बहुत बार आपको क्वैक्स भी मिल जाते हैं, जेन्युइन सेजेस भी मिल जाते हैं, जेन्युइन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन कई बार आपको मिक्सचर ऑफ पीपल भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक बिलीफ ऐसी हो जाती है कि आयुर्वेद इज द अल्टीमेट साइंस, कुछ इस तरह की प्रेडिक्शन या फिर कुछ इस तरह का बिलीफ डेवलप किया जाता है। इसके अलावा जो आयुर्वेद की थ्योरी ऑफ कोर्स एंशिएंट है, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद की थ्योरी इज रॉन्ग, आयुर्वेद इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल, बट उनकी थ्योरी जो बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वात पित्त एंड कफ। वात पित्त कफ विच कम्स फ्रॉम द 5 एलिमेंट्स। जो हमारे अर्थ में, हमारे धरती पे 5 एलिमेंट मिलते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, राइट। जो पंच तत्व हम लोग कहते हैं, पंच तत्वों का ही मिश्रण है हमारा शरीर, ये कहा जाता है आयुर्वेद में। तो वात, पित्त और कफ को जैसे ही बैलेंस करेंगे, आयुर्वेद में बिलीफ ये है कि आपकी बीमारियां निकल जाती। तो यही बेसिस रहा है और आज भी यही बेसिस है, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी कहीं ना कहीं यही पढ़ाया जाता है। यानी कि जो एंशिएंट हिस्ट्री रही है, जो आयुर्वेद का एजुकेशन है, इट इज इवन टुडे इट इज बेस्ड ऑन दैट इटसेल्फ। नाउ दिस इज द सिलेबस ऑफ आयुर्वेद, BAMS, राइट, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इनके सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया जाता है, संस्कृत पढ़ाया जाता है क्योंकि संस्कृत के श्लोक पढ़ने हैं, क्योंकि आपको एंशिएंट ट्रीटिसेस पढ़नी है। संहित अध्ययन होता है, संहित अध्ययन में आपको चरक संहित पढ़ाया जाता है, सुश्रुत संहित पढ़ाया जाता है, अलग अलग संहिता पढ़ाया जाता है, जिसके लिए संस्कृत की नॉलेज जरूरी पड़ती है। आयुर्वेद का इतिहास काफ़ी जरूरी पड़ता है। इसके अलावा पदार्थ विज्ञान भी पढ़ाया जाता है। पदार्थ विज्ञान, अब जिससे हर्ब्स आपको बनाने, मेडिसिन आपको बनाने, पदार्थ विज्ञान आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन दो जो मेन चीजें हैं, एक ही रचना शरीर और एक ही क्रिया शरीर। रचना शरीर मतलब ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये दोनों भी बेसिकली पढ़ाए जाते हैं थ्रू दी आयुर्वेद आइडियाज इटसेल्फ। अब ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद आइडियाज आर रॉन्ग, बट आयुर्वेद आइडियाज में कहीं ना कहीं एक रिफॉर्म आने की या फिर रिफॉर्म लाने की जरूरत है। अब देखिए मॉडर्न एजुकेशन में अगर आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टूडेंट से पूछेंगे तो दे विल ऑफ कोर्स टेल यू कि हमारे BAMS के कोर्स में जो हमारे लेक्चरर्स है वो हमें पहले एंशिएंट ट्रीटिस से श्लोक पढ़ाएंगे, संस्कृत के श्लोक पढ़ाएंगे, और उस श्लोक का मॉडर्न इंटरप्रिटेशन भी समझाएंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। और इसीलिए आपने बहुत बार देखा हो कि आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिशनर्स है अभी, दे डू प्रिस्क्राइब द एलोपैथिक मेडिसिन ऑल्सो, क्योंकि उन दोनों का कनेक्ट वहाँ पे आ चुका है। लेकिन यहाँ पे GL कृष्णा ऑथर कहते हैं जो रूट इशू है वो है रचना शरीर और क्रिया शरीर, ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी। यहाँ पे एक बदलाव लाने की जरूरत है।
ऐसा नहीं कि आयुर्वेद इज रॉन्ग, बट यहाँ पे रिफॉर्म लाने की जरूरत है। नॉट जस्ट द ऑथर, बट कई सारे पहले भी एविडेंसेस आ चुके हैं, जैसे कि एक बहुत ही पुरानी रिपोर्ट है 1923 की, उस्मान रिपोर्ट ऑन इंडिजिनस सिस्टम ऑन मेडिसिन, इन्होंने भी यही चीज हाईलाइट की थी। एक आर.एन. चोपड़ा रिपोर्ट थी, कमिटी ऑन इंडिजिनस सिस्टम, वहां पे भी एक हाईलाइट था। इनफैक्ट आपने नाम सुना होगा पीएस वैरियर का, पीएस वैरियर द फाउंडर ऑफ आर्य वैद्यशाला। अगर आप केरला से हैं तो यू विल श्योरली नो अबाउट दिस। दूसरे जगह पे भी आर्य वैद्यशाला, कोट्टाकल के बहुत सारे आउटलेट्स बन चुके हैं। पीएस वॉरियर वाज द हेड ऑफ दिस। इन्होंने भी एक चीज बताई थी शरीर स्थान के बारे में। अब शरीर स्थान क्या है, चरक संहिता में आपको अलग अलग वॉल्यूम्स मिलते हैं जहां पे शरीर स्थान आपको पढ़ाया जाता है। शरीर स्थान मतलब बेसिकली ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी आप पढ़ते हो। यहाँ पे कई चीजें रिवाइज करने की जरूरत है, कई चीजों को क्लियर करने की जरूरत है और उन्हें बाकी चीजों के साथ सूट करने की जरूरत है, ये बताया था। यानी कि ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद इज रॉन्ग, राइट? आयुर्वेदिक ट्रीटीजेस आर रॉन्ग, दे आर वेरी हेल्पफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हेल्पफुल। लेकिन कुछ चीजें हैं जहां पे रिफॉर्म लाने की जरूरत है, नेसेसरी एडिशंस लाने की जरूरत है, कई जगह पे करेक्शंस करने की जरूरत है, या फिर कई जगह एनालॉजी से एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अब मैं आपको उदाहरण से समझा देता हूं, एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए आयुर्वेद शास्त्र में या फिर चरक संहिता में आपको आइडियाज मिलेंगी अबाउट शुक्र, राइट? शुक्र या फिर शुक्राणु या फिर शुक्र धातु के बारे में आपको कई सारे आइडियाज मिलेंगे। शुक्र मतलब बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो स्पर्म निकलता है उसको कहते हैं शुक्र, राइट? अब आयुर्वेद में शुक्र के बारे में अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। अब पहला तो कॉमन है, शुक्र का मतलब है सीमेन और स्पर्म विच कम्स फ्रॉम द टेस्टिकल्स, राइट? और एक और भी है जिसको कहते हैं मज्जा धातु, शुक्र मज्जा धातु। अब आयुर्वेद में शुक्र इज क्लियर, जो टेस्टिकल से आ रहा है, विच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। लेकिन आयुर्वेद के श्लोक्स में यह कहा जाता है कि हमारे पूरे बॉडी में शुक्र है, मज्जा धातु है, और शुक्र की प्रोडक्शन कहाँ होती है? शुक्र की प्रोडक्शन आयुर्वेद में कहा जाता है इट हैपन्स इन द बोन मैरो। अब कैन वी प्रूव दिस थ्रू द मॉडर्न साइंस? कैन वी गेट सम वेरासिटी ऑफ दिस? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन अगर हम लोग एक एनालॉजी करें तो उससे हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस। शुक्र एज सीमन और स्पर्म इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेस्टिकल से आते हैं जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। जो मज्जा धातु के बारे में बात की गई है विच इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, परहैप्स आयुर्वेद was trying to explain about hormones। अब क्योंकि आयुर्वेद में स्पेसिफिकली आपको हार्मोन से जुड़ा हुआ टर्म नहीं मिलेगा, राइट? अगर कोई आयुर्वेदिक स्टूडेंट, बीएमएस स्टूडेंट इसको सुन रहा है या फिर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर सुन रहा है तो डू लेट अस नो अबाउट, इज देयर एनी थ्योरी फॉर हार्मोन्स इन आयुर्वेद? देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़े हुए ट्रीटमेंट वगैरह तो आपको मिलेंगे विच इज अगेन कनेक्टेड टू वात पित्त कफ, लेकिन हार्मोन के लिए स्पेसिफिकली कोई टर्म मिलता है क्या? प्रोबेबली नॉट। सो आयुर्वेद इज trying to explain that through the concept of hormones। बोन मैरो की बात कर रहे हैं। बोन मैरो जब हम लोग बात करें, बोन्स तो आपको बॉडी के हर जगह पे मिलते हैं, तो उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं, राइट? गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, तो प्रोबेबली दैट्स द एक्सप्लेनेशन। और इसको हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि श्लोक ने गलत बताए, लेकिन हम लोग इसको मेडिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं, फिर हम लोग कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में बात की थी पीएस वैरियर ने और इन सारी कमिटीज ने भी। और कहीं ना कहीं इसकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी फिलहाल व्हाट इज एलिंग द आयुर्वेदा अप्रोच? टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज दिस इनफैलिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इनफैलिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मतलब कि आयुर्वेद गलत है ही। देखिए अगर इस तरह का अप्रोच रहेगा और इस तरह के स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स निकलेंगे, इस तरह के प्रैक्टिशनर्स निकलेंगे जो कहेंगे कि आयुर्वेद इज द अल्टीमेट साइंस, दैट वुड रैदर बी रॉन्ग। कहीं पे भी रिफॉर्म की जरूरत होती है। अगर मॉडर्न मेडिसिन आया है, मॉडर्न लेवल रिसर्च हुआ है, तो विथ रिसर्च लेट अस ट्राई टू प्रूव दैट, लेट अस ट्राई टू मोल्ड आयुर्वेदा थ्रू द मॉडर्न नॉलेज, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। प्लीज रिमेंबर, मैं ये नहीं कह रहा कि मेन स्ट्रीम मेडिसिन भी अल्टीमेट साइंस है, नहीं। मेन स्ट्रीम मेडिसिन भी कई बार फेल हो जाती है कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो रिफॉर्म इज नीडेड ऑन द ईदर साइड। तो ये इनफैलिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि बिलीफ कुछ इस तरह हो चुका है कि डिवाइन ओरिजिन है आयुर्वेद का और डिवाइन साइंस कभी गलत नहीं होगा, या फिर दूसरे साइंस को इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ इस तरह की थॉट बनी है। और दूसरा है लैक ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद। ऑफ कोर्स जो आयुर्वेद की श्लोक जो मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल दिया शुक्र का, इसके ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग रिसर्चर्स आयुर्वेद के आ चुके हैं जिन्होंने श्लोकास को भी अलग
अलग इंटरप्रिटेशन करके उनको मोल्ड करने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की है, और जो मॉडर्न मेडिसिन आई है, मॉडर्न रिसर्च आई है, उसका और आयुर्वेद का एक मिलाप करने की कोशिश की है। और अभी फिलहाल द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आयुर्वेद इज लैक ऑफ रिसर्च स्टडीज इन आयुर्वेद। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण बताया, द क्लासिक अंडरस्टैंडिंग कि एक तरफ गुरुजी ने आपको कुछ पत्ते तोड़कर जूस बना के दिया, अब उस जूस में भी पैरासीटामोल है और आपको जो डॉक्टर ने दिया उसमें भी पैरासीटामोल है, लेकिन उस जूस में कुछ और भी है, क्या उसकी ज़रूरत है? ये सवाल ज़रूर उठ जाता है, राइट? तो इस चीज़ की ज़रूरत है। लैक ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद इज अनदर बिग प्रॉब्लम। अब इस पूरे डिस्कशन से निष्कर्ष क्या निकलता है? Yes, Ayurveda has to reform and mainstream medicine has to accommodate it. और ऐसा नहीं कि mainstream medicine is also infallible, नहीं, reform should happen everywhere. बट एक चीज तो तय है, one needs to acknowledge and Ayurveda also needs to acknowledge कि mainstream medicine की जरूरत तो है ही है, क्योंकि आयुर्वेद एक परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन मेन स्ट्रीम मेडिसिन या फिर एलोपैथिक मेडिसिन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इमरजेंसीज हो, स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम्स हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, इंस्टेंट रिलीफ आपको चाहिए, तो वहां पे आपको मेन स्ट्रीम मेडिसिन या फिर एलोपैथिक मेडिसिन जरूर मदद करेगी। और आयुर्वेद आपको एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के तौर से जरूर मदद करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इनफैलिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के साथ एक और लोगों का बायस भी बन चुका है टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम मीडिया। अब ये क्यों, मैं आपको समझाता हूं। इन जनरल अगर आपको कोई बीमारी हो जाए तो वेयर डू यू गो टू अ डॉक्टर, मेन स्ट्रीम एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाएंगे, उन्हें प्रॉब्लम पता नहीं चल रही है, उन्होंने आपको बहुत सारी मॉडर्न मेडिसिन दे दी, तब भी सोल्यूशन नहीं निकला। सारे सोल्यूशन होने के बाद, सारी चीजें एग्जॉस्ट होने के बाद इवेंचुअली आयुर्वेदा का सॉल्यूशन निकलने पहुंच जाते हैं लोग। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लास्ट स्टेज में आप पहुंच जाओगे आयुर्वेद के पास, और आयुर्वेद अगर आपको सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है या फिर आपकी प्रॉब्लम्स को एम्यूलरेट कर रहा है, केवल अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है, इज आयुर्वेदा फेलियर? नो, आयुर्वेदा इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल इंडियन मेडिकल साइंस, और उसको रिफॉर्म होने की जरूरत है, क्योंकि उसकी जो थेरीज है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन उन्हें प्रूव करने की जरूरत है थ्रू एविडेंस एंड थ्रू मेडिकल रिसर्च, और इसके ऊपर आयुष मिनिस्ट्री को काफी काम करने की जरूरत है। और हमारा अल्टीमेट सोल्यूशन क्या होना चाहिए? अल्टीमेट सोल्यूशन शुड बी दैट मॉडर्न मेडिसिन एंड आयुर्वेद मस्ट गो हैंड इन हैंड टू रिड अस ऑफ ऑल द डिसीज, ह्यूमन डिसीजेस, क्योंकि आयुर्वेद एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। मॉडर्न मेन स्ट्रीम मेडिसिन की बहुत ज़रूरत पड़ती है फॉर इमीडिएट रिलीफ। दोनों मिलकर चलेंगे देन ह्यूमन सफरिंग कम ज़रूर हो सकती है। आशा करते हैं कि इस चीज़ की तरफ, इस सजेशन की तरफ सरकार की तरफ से भी कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। आयुष मिनिस्ट्री विल ट्राई टू ब्रिंग इन दीज चेंजेस, विल ट्राई टू ब्रिंग इन दी सजेशंस ऑफ दीज रिपोर्ट्स, या फिर एक कमिटी की घटना तो होनी चाहिए, अ न्यू कमिटी which would suggest these things कि आयुर्वेद में क्या कोई बदलाव लाने की ज़रूरत है, आयुर्वेद में रिफॉर्म की ज़रूरत है। इस चीज़ के लिए एक कमेटी की घटना भी हो सकती है, दैट कैन बी एन इमीडिएट स्टेप। लेट अस होप दिस हैपन्स इन नियर फ्यूचर। जब भी ये होगा, कोई अपडेट आएगी तो हम लोग चर्चा ज़रूर करेंगे ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। Hello everyone, this is Disha Sharma. I am the student of Study IQ UPSC Live Foundation Batch 1. I have shared my experience about the class content, faculty and my mentor Om Dwivedi sir. Class content is excellent. Their handouts and handwritten notes helps me a lot to boost up my preparation. The way of teaching Shashank sir is wonderful. I want to say special thanks to my mentor Om Dwivedi sir, who resolve my every single doubt at any time. I am appreciate you for your support. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।